तभी दोनों के पति भी गीले होकर घर आते हैं। उनके कपड़े पर सीमेंट चढ़ी हुई थी क्योंकि दोनों मकान बनवाने में राजमिस्त्री का काम करते थे, जिससे उनके गरीब परिवार की रोजी रोटी चलती थी। मनोहर राशन और दूध की थैली आशा को देता है। बस आप दोनों भाई सारी जिंदगी दूसरों का ही मकान बनवाते रहना। अरे क्या फायदा आप दोनों भाई के राजमिस्त्री होने का, जो आप लोगों से एक छत भी पक्की नहीं बन पा रही है। सारा दिन पानी साफ करते करते गुजर गया। आग लगे ऐसे काम और कमाई में जिससे थोड़े पैसे जोड़कर आप 1-2 मंजिल भी ऊपर नहीं बनवा सकते। हाँ, जैसे कि हम दोनों भाई के पास तो पैसे का पेड़ लगा है। एक दिन बारिश के मौसम में हमारी जितनी मेहनत करके देखो, पता चल जाएगा कौन सा जौ का खेत होता है। एक पक्का कमरा बनाने में भी 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्च बैठ जाता है। ये तो गनीमत है कि बारिश के मौसम में हम दोनों भाई किसी तरह आप सबका पेट भरवा रहे हैं, वरना बाकी लेबर वाले तो पूरा दिन बेचारे रोड पर बैठे बैठे निकाल रहे हैं। काम के लिए इतनी मारामारी छाई है। बहू, तुम दोनों भी क्या आते आते किस लिए शुरू हो गई? जब नसीब में लिखा होगा तो बन जाएगा हमारा भी पक्का मकान, वरना ऐसा तो है नहीं कि हम बारिश में भीग रहे हैं। सिर पर सहारे की छत तो है। हाँ, तो तुम तो बेटों का ही पक्ष खींचोगे। बैठे बैठे पका पकाया खाने को मिल जाता है। पता है आज बहू ने कितनी मुश्किल से खाना तैयार किया, बारिश में भीगकर। कब तक इस कमरे में टाइम काटेंगे? तुम दोनों तो बाल बच्चेदार वाले हो गए हो। कल को बच्चों को भी रहने के लिए कमरा चाहिए और खाना पीना बनाने के लिए एक रसोई भी तो अलग से होनी चाहिए। ज्यादा नहीं तो ये चौखट ऊंची करवा दो और छत पक्की करवा के एक छोटी मोटी रसोई बिठा दो। ठीक है माँ, हम करते हैं कुछ। तब आशा जैसे ही चाय बनाने चलती है तो देखती है कि रसोड़े की छत भी चूने के चलते ठोंगा में रखी चीनी सील कर खराब हो चुकी थी। इसी तरह से कच्ची झोपड़ी में गरीब परिवार वालों का संघर्ष कट रहा था, जबकि अमीर परिवार का 1 मंजिल वाले पक्के मकान में अच्छी गुजर रही थी। समय गुजरता है। लगातार 3-4 दिन बारिश होने के चलते दोनों बहू कपड़े सूखने को लेकर परेशान सी हो जाती हैं। तभी गीले कपड़ों की महक पूरे घर में भर जाती है, जिस पर ससुर नाक से कोड़ते हैं। ये संडास जैसी महक किस चीज की आ रही है घर में से? बहू, मुझको भी बड़ी खराब सी बदबू आ रही। कुछ सड़ गया है क्या? माँ जी पिछले 2 दिन के कपड़े धोकर बाल्टी में ही रखे हुए। बारिश भी बंद नहीं हो रही है कि सूखने को डाल दे। अरे बहू, तो घर में ही रस्सी लगाकर पसार दो। बरसातें लगने पर तो कपड़े सुखाने की दिक्कत परेशानी तो होती ही है। ज्यादा टाइम तक कपड़े ऐसे रहेंगे तो कपड़े में चित्ती लग जाएगी। दोनों बहू कपड़े सुखाने के लिए जैसे ही दीवार में कील ठोकने लगती हैं, तभी दीवार में दरार आ जाती है और बहुत सारी मिट्टी झड़ने लग जाती है। हाँ, तोड़ डालना दीवार को भी बहुओं। और तुम भी बड़ी दिमागदार हो, भाग्यवान, जबकि तुम्हें पता है पुराने जड़ का मकान है, तभी घर में कपड़े सुखाना है। इतने में बारिश बंद हो जाती है और हल्की हल्की धूप भी खिल जाती है। मम्मी, चाची देखो, बाहर धूप निकल गई। चलो आशा, बाहर चलकर कपड़े सुखाने को डाल देते हैं। दोनों बहू बाल्टी में डालकर कपड़े बाहर लाती हैं, जहां वो देखती हैं कि लगातार 3-4 दिन के बारिश का पानी भरने से उनका कच्ची मिट्टी का आंगन किसी दलदल की तरह बना हुआ था। वहीं नितिन और उसका पिता अपने पक्के मकान की बालकनी में कसरत कर रहे थे। बहू अपने पक्के मंजिल वाली छत पर चढ़कर कपड़े सुखा रही थी। जेठानी जी, आंगन में तो 3-4 दिन का पानी इकट्ठा हो रखा है, काई सी जम रखी है। सही कहा। ऊपर से हमारी पड़ोसी का ये 1 मंजिल वाला पक्का मकान बिल्कुल हमारे घर के सामने पड़ जाता है। आंगन की सारी धूप घेर लेता है। अगर हमारे पास भी छत होती तो कपड़े सुखाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। दोनों को परेशान होते देख हरीश बालकनी से कहता है, अरे बहू, ऐसा करो, तुम दोनों मेरी छत पर आकर कपड़े सुखाओ। वैसे भी छत खाली पड़ी है। जेठानी जी, चलिए फटाफट से चलकर कपड़े डाल देंगे, सूख जाएंगे तो उठा लाएंगे। वैसे भी बारिश के मौसम का कोई भरोसा नहीं। रुको, मैं अंदर से थोड़े और कपड़े लेके आती हूँ। सुधा बाकी का बचा कुचा कपड़ा लेने अंदर जाती है। अरे बहू, इतना सारा कपड़ा लत्ता कहाँ पर डालेगी ले जाकर? माँ जी, वो सामने वाले हरीश अंकल है ना, उन्होंने कहा है कि हमारी छत पर कपड़े डाल जाओ, धूप अच्छी हो रखी है। अच्छा बहू, ऐसा करिए अचार के डिब्बे भी ले जा, थोड़ा धूप लग जाएगी, कहीं बरसात लगने से खराब ना हो जाए। अब दोनों बहू अचार और कपड़े लेकर सूखने के लिए जीना चढ़कर पहली मंजिल पर आती हैं, जहाँ शांति सोफे पर बैठी थी। आंटी जी, वो थोड़े कपड़े सुखाने थे। बहू देखो, सामने से सीढ़ी जा रही, वहीं से ऊपर चली जाओ और जाकर सुखा लो। जैसे दोनों छत पर कपड़े अचार डालने लेकर आती हैं तो मधु किलस जाती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के मेरे यहाँ आने की? तभी पीछे से नितिन आ जाता है। मधु, तो क्या हो गया? सुधा भाभी, आशा भाभी हमारी पड़ोसन है। दोनों बहू कपड़े सुखाकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ धूप निकलने पर शोभा इधर उधर से ईंट उठा करके ले आती है और मिट्टी गोबर का घोल बनाकर चौखट जोड़कर ऊंचा करती है। माँ, तुम ये क्या कर रही हो? बिटिया, इधर उधर से थोड़ी ईंट उठा कर ले आई हूँ, चौखट जोड़कर थोड़ी ऊंची कर दूंगी तो बारिश का पानी घर में नहीं घुसेगा। बेचारी दोनों बहू को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
ये तो बड़ी भाभी छोटी भाभी ने ऐसी गरीबी देखकर भी अपना घर परिवार जोड़ लिया, वरना कोई अमीर घर की होती तो इस झोपड़ी में गुजारा नहीं कर पाती। लगभग 2-4 घंटे के बाद एक बार फिर से आसमान भयंकर काला कर देता है और तगड़ी बारिश चालू हो जाती है। तभी जलनखोर मधु छत पर जाकर कपड़े गिराकर सैंडल से मसल देती है। बड़ी आई थी मेरे पक्के मकान की छत पर कपड़े सुखाने वाली, ससुराल मेरा और सुख ये करेंगी। हाँ। इतने में सुधा आशा कपड़े उठाने आकर ऐसा करते देख लेती है। तुमने कितनी मेहनत से कपड़े सुखाए थे, लेकिन इतनी तगड़ी आंधी तूफान है ना, तुम्हारे कपड़े गिरकर खराब हो गए। मधु, हमें नहीं पता था कि तुम इतने हद तक नीचे गिर जाओगी। अगर तुम्हें हमारे कपड़े सुखाने से दिक्कत थी तो सुबह ही कह देती। इंसान की जितनी चादर हो उतने में ही पैर फैलाने चाहिए। आइंदा से मेरे यहाँ मुंह उठाकर कुछ भी सुखाने मत आना। गलती हमारी है मधु, पड़ोसी समझकर हम तुम्हारे यहाँ कपड़े सुखाने आ गए, इसीलिए तुम हमें नीचा दिखा रही हो। मगर याद रखना, घर मकान होने का इतना घमंड रखना ठीक नहीं। टूटे मन से दोनों बहुएं कपड़े लेकर घर आती हैं, जहां बारिश के पानी से चौखट का जुड़ाव टूट जाता है और अबोट के साथ दीवार की दरार से भी पानी आने लगता है, जिससे शोभा दुख से भर जाती है। जहाँ तहाँ से ईंट लाकर मैंने चौखट जोड़कर ऊंची करी थी, एक दिन भी इस बरसात से नहीं टिकी। माँ, बरसात भी तो इतनी तेज की हो रही है तो मिट्टी तो गलेगी ही। तभी मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है और जोर जोर की बिजली चमकने के साथ चक्रवाती आंधी तूफान उठ जाता है। छत से मिट्टी का ढेला उखड़ के गिरने लगता है। एक टुकड़ा मुनिया को लग जाता है। मम्मी। मुनिया मेरी बच्ची, हे भगवान कितना खून निकल रहा है मेरी बच्ची का। बहू, तू ऐसे घबरा क्यों रही है? जरा सा तेल डालकर रुई साट दे। भगवान का शुक्र है गहरी चोट नहीं आई। और आगे की दीवार गिर जाती है। अब गरीब परिवार की झोपड़ी 3 दीवार पर टिकी हुई थी। हे भगवान जी, ये तूने हम गरीबों पर क्या गजब ढा दिया है। अरे कैसे कैसे अपना पेट काट काट कर दुख गरीबी झेल कर अपने परिवार के रहने के लिए झोपड़ी बनाई थी। एक एक ईंट अपने हाथ से जोड़कर दीवार खड़ी की थी। अपनी आंखों के सामने दीवार ढह जाने को देख हरिहर को बहुत दुख लगता है। अब तक जहां बारिश में छत छू रही होती है, अब किसी झरने के जैसे बहते हुए पानी का भराव घर के अंदर भर रहा था। मुझे नहीं लगता हमारी झोपड़ी तूफान झेल पाएगी। ये झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। बाहर चलिए सब। पूरा परिवार झोपड़ी के बाहर खड़ा हो जाता है। अच्छू, मम्मी ठंड लग रही है, बारिश कब छूटेगी? अगर हमारे बाद में पक्का मकान रहने को होता तो बारिश में भीगना नहीं पड़ता। पूरा गरीब परिवार बरसात के कहर में कच्ची झोपड़ी छोड़कर बाहर खड़े थे। तभी तूफान के झोंके में उनकी फूस की छप्पर उड़ जाती है और अब झोपड़ी बिना छत की थी। वहां पड़ोसन मधु अपने परिवार के साथ अपने मंजिल वाले छत पर बरसात में चाय पकवान खाते मजे उड़ा रही थी। देखो बच्चों, हमारे पड़ोसी भिखमंगों के जैसे बाहर निकल कर खड़े हैं। आए कशिश, बोलो तुम्हारी खंडर वाली झोपड़ी टूट गई। हम तो अपने एक मंजिल वाले पक्के छत में मजे कर रहे थे, पकौड़े खा रहे हैं, खाओगे? पीहू तीनों को छत पर से ललचाती है, जिस पर शांति। बच्चों, गलत बात है, किसी को ऐसे नहीं तड़पाते। और तू मधु बहू, अरे वो हमारे पड़ोसी हैं, उनका घर उजड़ गया, उनकी मदद करनी चाहिए। मम्मी जी, हमने क्या होटल खोल रखा है जो इन गरीबों को रखे? हाँ। इतने में मनोहर अजीत मिस्त्री ले आते हैं। भाई साहब, बस हमारी इसी झोपड़ी की छत चढ़कर एक कमरा बैठाना है ऊपर। भाई साहब, पहले जगह का मुआयना करना पड़ेगा, तब बताता हूँ कितना खर्च लगेगा। देखते हो भैया, देखो ये काफी ज्यादा पुराना मकान बनवा रखा है। उस पर अगर 2-3 मंजिल का मकान बनवाना है तो इसको तोड़वाकर पहले नींव और गहरी करवा लो, तभी घर टिकेगा। और अभी तो छत करवाने में लेंटर, बालू, सीमेंट लेकर ही मोटा मोटा लाख रुपए का खर्चा बैठेगा। और 2 मंजिल ऊपर बनाने का तो 2-3 लाख तो अलग लग जाएगा। इतना खर्चा सुनकर गरीब परिवार वालों की आंखें फटी रह जाती हैं। भाई, अपने टाइम में मैंने ये झोपड़ी मात्र 10,000 रुपए में बनवाई है। एक मंजिल बनाने का 1-2 लाख मांग रहे हो भाई। अरे चाचा, अब सस्ताई का जमाना गुजर गया। ईंट इतनी महंगी हो रखी है, फिर सीमेंट, रेत, छड़ सब लगाकर इतना तो लग जाएगा। बोलो तो काम शुरू करवा देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए 1 मंजिल बनवा लो, ज्यादा पैसे नहीं तो बारिश का मौसम है, सीमेंट अच्छे से पक जाएगा। अजीत, ये मिस्त्री अपने पैसे बनाने के चक्कर में, और जब तुम दोनों को राजमिस्त्री का काम आता है तो किस लिए ऐसे लाए हो? हम परिवार वाले ही थोड़ा मिलजुल कर खट लेंगे। भाई साहब, आप रहने दीजिए, आपको मकान का काम नहीं लगवाना। मिस्त्री वहां से चला जाता है। दोनों भाई छत को तिरपाल से ढकते हैं। थोड़ी देर में बरसात छूट जाती है। सभी को 3 दीवार पर टिकी तिरपाल वाली झोपड़ी में गुजारा करते हैं। मधु सब्जी लेके आते हुए उनकी खिल्ली उड़ाती है। नितिन देखो, इनके पास इतने पैसे भी नहीं कि झोपड़ी ठीक कर लें। कैसे
जोंक की तरह बिना छत वाली दीवार की झोपड़ी में जमे पड़े हैं। मधु, उनको ऐसे हाल में देखकर तुम कैसे खुश हो सकती हो? दोनों बहुएं जंगल से सूखी घास फूस चुनकर लाती हैं। अब सब 3 मंजिल झोपड़ी बनाने में लग जाते हैं। बहुएं दीवार की जुड़ाई करती हैं, सास ननद घास बांस के दरवाजे बनाती हैं और दोनों भाई दीवार पर प्लास्टर लगाते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी 3 मंजिला झोपड़ी बनकर रहने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि अमीर परिवार की 1 मंजिला पक्के मकान से ऊंची थी। अब पहली मंजिल पर उनके रहने के लिए कमरा, दूसरी मंजिल पर रसोई और तीसरी मंजिल पर खुली हवादार छत थी।